नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th के केमिस्ट्री के इस सेशन में मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ये जो सेकंड वीडियो है, इसमें हम एटम से शुरू करते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। एटम है क्या? तो सबसे पहले हम एक बेसिक अपने जो एवरीडे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं उससे एटम का कंपेयर करके उसे समझेंगे। तो जैसे हमारा घर जो है वो ब्रिक से बना होता है, ईंटों से बना होता है, उसी तरीके से जो मैटर है वो भी एटम से बना होता है। जैसा हम लोगों ने बायोलॉजी में देखा था, सेल को जब हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक बताए थे कि वो जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे बॉडी का, उसी तरीके से जो एटम है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। तो केमिस्ट्री में हम एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या कहेंगे कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है। अब बहुत सारे जो एलिमेंट हैं उनके जो एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इस कारण वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब अकेले वो एटम नहीं रहते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो किसी से रिएक्ट करके और वो कंबाइन करके वो क्या करते हैं, दूसरे एलिमेंट से कंबाइन कर गए या फिर सेम एलिमेंट से कंबाइन करके वो अकेले नहीं रह पाते हैं। कौन? तो हमारे एटम बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो अकेले रहते भी हैं, तो इस कारण वो कंबाइन करके सेम एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन कर लेते हैं या फिर दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ। तो इस तरीके से बहुत टाइप के हमें मतलब एटम देखने को मिलेंगे। मतलब जितने एलिमेंट हैं उतने ही एटम भी होते हैं, और एटम का जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा होता है, मतलब बहुत बहुत छोटा। और इसका अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि अगर हमें 1 सेंटीमीटर अगर कॉपर का लेंथ अगर 1 सेंटीमीटर लेना है तो उसके लिए हमें 35 लाख कॉपर एटम को अरेंज करना होगा एंड टू एंड, यानी एंड टू एंड एक यहां कॉपर एटम, फिर ऐसे ऐसे अगर हम 35 लाख कॉपर एटम को अरेंज करेंगे तब जा करके वो 1 सेंटीमीटर का, समझिए 1 सेंटीमीटर का कॉपर बन पाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर लेंथ का उतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा, यानी कितना छोटा हमारा एटम का साइज होता है। अब एटम के साइज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, मतलब उसका साइज कैसे लेते हैं? तो उसके रेडियस के टर्म में, मतलब जो रेडियस होता है उस एटम का, क्योंकि एटम को कैसा माना गया है, एक स्फीयर जैसा, तो उसका जो रेडियस होता है उसी को मान लिया जाता है कि उसका साइज है, और इस रेडियस को हम लोग एटॉमिक रेडियस कहते हैं या फिर रेडियस ऑफ एटम कह सकते हैं। और एटॉमिक रेडियस को हम लोग मेजर करते हैं किसमें? तो ये जो यूनिट होता है उसका नाम है नैनोमीटर, और नैनोमीटर जो है वो बहुत ही छोटा यूनिट होता है, और इसका वैल्यू अगर मीटर में देखें तो वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है 1 नैनोमीटर। समझिए कितना छोटा है। और सबसे छोटा अगर एटम की बात की जाए तो सबसे छोटा जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम का जो एटम है वो सबसे छोटा है जितने भी हमारे एटम हैं उन सब में, और इसका जो लेंथ होता है यानी कि इसका जो रेडियस होता है वो 0.037 नैनोमीटर के बराबर होता है। अब आगे हम लोग कुछ एटॉमिक रेडियाई देख लेते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट के। तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि रेडियस का जो प्लूरल होता है वो रेडियाई होता है। तो वैसे ही हाइड्रोजन का दिया गया है, हाइड्रोजन का 0.037 नैनोमीटर, कार्बन का 0.77 नैनोमीटर, नाइट्रोजन का 0.74 नैनोमीटर, ऑक्सीजन का 0.73 नैनोमीटर, क्लोरीन का 0.099 नैनोमीटर, उसके बाद सल्फर का 0.104 नैनोमीटर, सोडियम का 0.191 नैनोमीटर, मैग्नीशियम का हो गया 0.160 नैनोमीटर, कैल्शियम का 0.197 नैनोमीटर, आयरन का 0.126 नैनोमीटर, कॉपर का 0.12 नैनोमीटर और गोल्ड का 0.144 नैनोमीटर। तो कुछ जो कॉमन एलिमेंट हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं उनका यहाँ पे एटॉमिक रेडियस दिया गया है कि वो कितना होता है। यानी कि एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, उसके मतलब उसका लेंथ सिंपली। तो एटम जो होते हैं वो बहुत इतने छोटे होते हैं कि बहुत पावरफुल जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है उससे भी हम इसे नहीं देख पाते हैं। तो इसे देखेंगे आखिर कैसे एटम को? तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का हम लोग यूज करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉन के से वर्क करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का यूज करके हम इस माइक्रोस्कोप का वर्किंग कराते हैं। और ये जो है वो बहुत छोटे छोटे इमेज जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका बहुत एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड इमेज
फॉर्म कराता है। और बहुत एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में STM के हम नाम से जानते हैं, ये करता क्या है कि ये जो माइक्रोस्कोप जो इमेज प्रोड्यूस करेगा या फिर जो पिक्चर प्रोड्यूस करता है वो कंप्यूटर जनरेटेड होता है, यानी इसे हम कंप्यूटर में देख पाते हैं। अब कोई भी जो एलिमेंट है उसका सरफेस है तो उसको उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमारा जो STM है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे इंडिविजुअल एटम को हम मतलब अकेले जो एटम है सिंगल एटम उसको हम देख सकते हैं। और फिर भी ये जो दिखाता है वो ब्लर्ड स्फीयर, मतलब धुंधला धुंधला गोला टाइप का स्फीयर टाइप का दिखाएगा। और यहाँ अगर हम कहें कि हम डायरेक्टली अपने आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि उसका जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, यानी जो हमारा STM है वो हमें इनडायरेक्टली एटम को दिखाता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं फिगर में जैसे STM का यूज से किस तरीके से ये दिखेगा हमें। अब सिंबल ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का सिंबल क्यों जरूरत पड़ा, क्या होता है, तो किसी भी चीज का सिंबल मतलब होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का या कोई भी चीज है उसका सिंबल कैसा होता है, तो वो स्केच होता है या फिर किसी लेटर से उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट का, इसका मतलब हुआ क्या कि हम उसके एलिमेंट के एटम का सिंबल बता रहे हैं या फिर उस एलिमेंट को दिखा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि उस एटम क्योंकि वो जो एटम है मतलब एलिमेंट में वो एटम प्रेजेंट है, तो इस कारण से एटम को भी दिखाएगा। तो सबसे पहले हम डाल्टन के एलिमेंट के सिंबल को देखेंगे, उसके बाद मॉडर्न सिंबल जो है हमारा एलिमेंट का उसे देखेंगे। तो क्योंकि सबसे पहले ये सिंबल जो था इसका इंट्रोडक्शन डाल्टन साहब ने ही किया था, तो इस कारण से सबसे पहले हम डाल्टन का जो एलिमेंट का सिंबल है उसे देखते हैं। तो वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि एलिमेंट को शॉर्ट वे में रिप्रेजेंट किया, यानी कि छोटे वे में रिप्रेजेंट किया। इसका कारण क्या था कि वो चाहते थे कि उस सिंबल से हम उस एलिमेंट को पहचान पाएं। तो उन्होंने किया क्या देख सकते हैं यहाँ पे, उन्होंने हाइड्रोजन के लिए इस तरीके का ये एक सर्कल बनाया, उसमें एक ब्लैक कलर का डॉट स्पॉट। उसके बाद कार्बन के लिए उन्होंने क्या किया कि कार्बन के लिए एक सर्कल जो कि ब्लैक बिल्कुल डार्क सर्कल था। उसके बाद ऑक्सीजन के लिए एक सर्कल बनाया जो कि बस सर्कल था। फास्फोरस के लिए एक सर्कल जिसमें 3 लाइन, सल्फर के लिए क्रॉस सर्कल के अंदर, प्लेटिनियम के लिए सर्कल के अंदर P, उसके बाद आयरन के लिए सर्कल के अंदर I, कॉपर के लिए सर्कल के अंदर C लिख दिया, सिल्वर के लिए सर्कल के लिए अंदर S लिख दिया, गोल्ड G लिख करके थोड़ा हैशिंग कर दिया, लीड के लिए L लिख दिया सर्कल में, और मरकरी के लिए ये डॉटेड डॉटेड सर्कल के अंदर कर दिया। तो आखिर इसका जो डाल्टन का सिंबल था उसे हम लोग यूज क्यों नहीं किए, क्योंकि ये जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था हमारे लिए, और हमारे लिए कन्वीनियंट भी नहीं था इसे ड्रॉ करना, इस एलिमेंट के जो सिंबल को। इस कारण से डाल्टन का जो सिंबल था वो हिस्ट्री में ही रह गया, मतलब हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ही इसका रह गया कि लोग जानते हैं कि सबसे पहले सिंबल डाल्टन साहब ने दिया था। उसके बाद इसका यूज नहीं किया गया, तो यूज फिर हुआ क्या कि एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम जे ब्रेंजिलियस था, जो स्वीडन के थे। उन्होंने प्रपोज किया कि जो भी एलिमेंट है उनका नाम लिखा जाए तो या तो उसका फर्स्ट लेटर या फिर उसके फर्स्ट लेटर के साथ कोई और दूसरा लेटर का यूज करके उस एलिमेंट के सिंबल को बताया जाए। और यही आइडिया जो है वो मॉडर्न जो हमारे एलिमेंट का सिंबल है उसमें यूज किया जाता है। तो मॉडर्न सिंबल हम देख लेते हैं एलिमेंट का। तो इसे लिखने के लिए हम लोग फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट लेटर के साथ दूसरा लेटर यूज करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन जो है वो H है, इसका नाम H, तो मतलब इसका जो सिंबल हुआ वो H से, यानी फर्स्ट लेटर यूज किए। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन में भी O हम यूज किए हैं, मतलब फर्स्ट लेटर। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका नाम जो है वो सेम लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए देखें कि कार्बन है तो कार्बन का भी C से स्टार्ट हुआ है, कैल्शियम का भी C से स्टार्ट हुआ है, क्लोरीन का भी C से स्टार्ट हुआ है, कॉपर का भी C से स्टार्ट हुआ है। यानी यहाँ जो भी है सबका जो फर्स्ट लेटर है वो C से, तो किसे हम C दें, तो यहाँ पे हमारे लिए कंफ्यूजन आ गया। तो इस कारण से हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 लेटर का सिंबल दे सकते हैं। तो इसके लिए किए क्या कि जितने का भी C से नाम था उसमें से किसी एक का हम C दे दिए सिंबल, जैसे कार्बन का C सिंबल दे दिए।
और अगर कैल्शियम हुआ तो कैल्शियम क्या क्या किए कि फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर यानी Ca हो गया कैल्शियम का सिंबल। उसी तरीके से क्लोरीन का, तो क्लोरीन का फर्स्ट लेटर ले लिए और थर्ड लेटर ले लिए, इससे इसका सिंबल बना दिए। अब कॉपर की बात की जाए तो कॉपर का Cu होता है। अब कॉपर में तो U दिख नहीं रहा है, तो Cu आया कहां से, तो इसका नाम लिखने के लिए हम लोग इसके लैटिन नेम से डिराइव किए हैं। लैटिन नेम इसका क्यूप्रम होता है और इसी क्यूप्रम में हम लोग क्या किए कि इसका फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर का यूज करके इस कॉपर का हम लोग सिंबल बना दिए। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ हम लोग जो लेटर से क्या किया गया है कि सिंबल बनाया गया है, एलिमेंट का कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का H हो गया, हीलियम का He, लिथियम का Li। अब एक चीज़ ध्यान क्या देना है कि जब भी अगर एक लेटर रहेगा हमारे सिंबल में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक लेटर से अधिक लेटर रहेगा तो फर्स्ट लेटर को जब सिंबल में हम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लिखना है और सेकेंड लेटर को स्मॉल लेटर। अब सेकेंड लेटर हमारा सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, मतलब जिस लेटर से हम लोग बनाएंगे उस तरीके से हम उसका मतलब सेकंड जो भी लेटर आएगा उसके सिंबल में वो स्मॉल लेटर ही होगा और फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा जब भी हम सिंबल को लिखेंगे। तो यहाँ कुछ सिंबल दिया हुआ है, इसे आप लोग देख करके याद कर सकते हैं। अब जैसे कैल्शियम एलिमेंट है, इसका सिंबल क्या है, Ca, तो ये तो हो गया इसका इंग्लिश नेम के कारण। अब अगर सोडियम एलिमेंट की बात की जाए तो इसका S से स्टार्ट होता है, लेकिन सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है, क्योंकि यहाँ पे लैटिन नेम से हम इसका सिंबल डिराइव किए हैं। लैटिन नेम इसका क्या है, नाइट्रियम है सोडियम का, तो यहाँ से आ गया। और अगर हम देखें पोटेशियम का, तो पोटेशियम का तो P से स्टार्ट होता है फर्स्ट लेटर, और लेकिन इसका जो सिंबल है वो K है, तो ये भी डिराइव किया गया है इसका लैटिन नेम जो कि कैलियम है यहाँ से। तो अब किसी का जो नाम है वो इंग्लिश लेटर से, किसी का नाम लैटिन नेम से, मतलब इंग्लिश नेम से, किसी का लैटिन नेम से, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हमारे दिमाग में आ जाएगा कि किस सिंबल का हम लोग क्या लिखें, क्योंकि हम लोग किसी भी एलिमेंट का जो नाम जानते हैं वो उसका इंग्लिश नेम जानते हैं, ना कि उसका लैटिन नेम। तो बस कुछ ही यानी कि केवल 9 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कि लैटिन नेम से उनका नेम डिराइव किया गया है। तो अगर हम इन 9 एलिमेंट को याद कर लेंगे तो हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 9 एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो अगर इंग्लिश नेम देखें एलिमेंट का, और यहाँ पे लैटिन नेम दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश नेम दिया हुआ है। तो सोडियम का अगर देखें तो लैटिन नेम हमारा नाइट्रियम है, तो यहाँ पे Na हो गया। अगर पोटेशियम की बात करें तो लैटिन नेम कैलियम है, तो K हो गया। आयरन का लैटिन नेम फेरम है, तो Fe हो गया इसका सिंबल। कॉपर का लैटिन नेम क्यूप्रम है, तो Cu हो गया। सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम है, तो Ag हो गया। गोल्ड का लैटिन नेम एउरम है, तो Au हो गया। मरकरी का लैटिन नेम हाइड्रोगैरम है, तो Hg हो गया। लेड का लैटिन नेम प्लम्बम है, तो Pb हो गया लेड का। उसी तरीके से टीन का लैटिन नेम जो है वो स्टैनम है, तो Sn हो गया। तो बस यहाँ पे जो 9 एलिमेंट है अगर इनका हम नाम याद कर लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा इनके नाम में। बाकी का जो नेम है वो उनके इंग्लिश नेम के आधार पे है, तो हम आसानी से बाकी का नाम देख करके ही हम बता सकते हैं कि ये कौन से एलिमेंट हैं। और ये अगर हमारा 9 हमें याद है तो इनका भी हम नाम बता सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ जो लेड है, जो लेड Pb हम लोगों ने देखा था, तो इसका सिंबल Pb है क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो प्लम्बम है, और इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये जो है वो बहुत हाई डेंसिटी का मेटल होता है। इसका जो डेंसिटी है वो 11.35 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब लेड में इसका वजन 11.35 किलोग्राम होगा। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो भी लेबोरेटरी जहाँ पे एक्सरे किया जाता है, एक्सरे डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में हो गया या फिर लेबोरेटरी में हो गया, वहाँ एक्सरे का जो रेडिएशन निकलता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, उसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलते हैं। उस रेडिएशन वो बहुत डेंजरस रेडिएशन होता है, उससे बचने के लिए वहाँ काम करने वाले जो लोग होते हैं वो जैकेट पहने हुए होते हैं, और वो जो जैकेट होता है वो लेड प्रोटेक्टेड होता है। तो लेड करता क्या है कि जो भी हार्मफुल रेडिएशन उस एक्सरे से निकलता है उसको वो रोक देता है। तो जिस कारण उस रेडिएशन मतलब रेडियो एक्टिव मटेरियल जो रेडिएशन हुआ उससे वहाँ काम करने वाले जो भी एम्प्लॉय हैं जो कि वर्क करते हैं एक्सरे वाले जो लैब है या फिर हॉस्पिटल में जो एक्सरे डिपार्टमेंट है, उनको नुकसान नहीं हो पाता है उसके कारण, नहीं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब इन दिनों किया क्या जा रहा है कि जो भी नए डिस्कवर्ड हो रहे हैं एलिमेंट्स के, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनका नया डिस्कवरी हो रहा है, तो इसे अप्रूव कराना पड़ रहा है। इसे अप्रूव कराने के लिए एक
बनाया गया है यूनियन जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका सिंपल नाम IUPAC होता है। और इसके यही क्या कर रहा है कि उसके नाम को अप्रूव कर रहा है कि इसका क्या नाम होना चाहिए, और ये सही में जो डिस्कवर किया गया है ये नया एलिमेंट है या पहले से ही डिस्कवर्ड था वही एलिमेंट ये बताया जा रहा है। तो आजकल बहुत सारे एलिमेंट का IUPAC नाम भी होता है। तो ये जो IUPAC नाम है इसको आगे जाकर के मतलब हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है IUPAC नेम क्या होता है। अब अगर हम देखें एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का तो ये होगा क्या, अगर एलिमेंट किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर मास की बात की जाए तो वो मास वो जो होता है वो बहुत छोटा होता है। जैसे एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन एटम का अगर मास देखें तो 1.673 × 10⁻24 ग्राम है। और अगर हम कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेशन में ये बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए कैलकुलेशन करना, तो इस कारण इसे हम ऐसा कन्वर्ट कर देते हैं, इसे एटॉमिक मास में हम कन्वर्ट कर देते हैं जो कि सिंपल फिगर में होता है। तो इसे समझने के लिए डिफिनेशन एटॉमिक मास होगा क्या, तो एटॉमिक मास को हम करते क्या है कि एक ले लेते हैं हम कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम, और कार्बन 12 एटम जो होता है मतलब ऐसा कार्बन जिसमें कि 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हो, यानी दोनों इक्वल हो गया, 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन, और ये दोनों मिल करके कार्बन का जो मास नंबर है वो 12 बनाते हैं। तो कार्बन 12 एटम जो है उसका एग्जैक्टली जो हुआ क्या मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट वो हो गया 12 एटॉमिक यूनिट। अब इसको क्यों हम ले रहे हैं तो आगे हम लोग जानेंगे कि क्यों कार्बन 12 एटम को ही हम लिए। अब एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी कहते हैं या फिर सिंपल आजकल इसे हम U से डिनोट करते हैं। और इसका मतलब हुआ क्या कि यहाँ जो कार्बन 12 एटम है उसका एटॉमिक मास जो हो गया वो एग्जैक्टली 12U के बराबर हो गया। अब अगर देखा जाए कि कार्बन 12 एटम है, अगर इसका एक एटम की अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा तो वो इक्वल होगा 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम 1 यूनिट के बराबर होता है, यानी 12 से हमें डिवाइड कर देना है। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होगा वो 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। अब एटॉमिक मास अगर दूसरे एलिमेंट का हमें डिटरमाइन करना है तो इसके लिए हमें उसके मास को कंपेयर करना होगा कार्बन के 12 एटम के मास के बराबर। अब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो एटॉमिक मास अगर कार्बन 12 एटम का देखें तो ये तो 12 यूनिट हो गया। अगर एग्जांपल अगर हम देखें किसका मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम जो है वो रिबन फॉर्म में होता है, यहाँ पे देख सकते हैं रिबन फॉर्म में, और इसका 1 एटम जो होता है वो 24 टाइम्स हैवियर होता है किसके, कार्बन 12 एटम के। कार्बन 12 एटम के 24 टाइम्स हैवियर हो गया, तो इस कारण मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास हो गया वो 24 यूनिट हो गया। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जिनका कि एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करें तो वो 1 यूनिट के बराबर होता है। अगर कार्बन की बात करें तो ये 12 यूनिट, नाइट्रोजन का 14 यूनिट, ऑक्सीजन का 16 यूनिट, सोडियम का 23 यूनिट, मैग्नीशियम का 24 यूनिट, एल्युमिनियम का 27 यूनिट, फास्फोरस का 31 यूनिट, सल्फर का 32 यूनिट, क्लोरीन का 35.5 यूनिट, पोटेशियम का 39 यूनिट, कैल्शियम का 40 यूनिट, आयरन का 56 यूनिट, कॉपर का 63.5 यूनिट। ये है इनका एटॉमिक मास। तो अब अगर 1 एटॉमिक मास की बात करें, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो ये हो जाता है 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो यदि एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है और उसे अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है तो जितना एटॉमिक मास होगा उसमें हम 1.6605 × 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा ग्राम में हमारा जो एटॉमिक मास यूनिट है वो ग्राम में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब किसी भी एलिमेंट के सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्यों हम उसे सिंबल देते हैं, तो सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के नेम को, यानी सिंबल को देख करके ही हम उस एलिमेंट के नाम बता सकते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ रहता है। अब सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस एलिमेंट के 1 एटम को, 1 एटम को भी रिप्रेजेंट करता है, उस एलिमेंट के नेम को भी रिप्रेजेंट करता है, और सिंबल जो है वो 1 मोल उस एलिमेंट के 1 मोल एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 1 मोल जो होता है वो क्या होता है, तो 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ एलिमेंट के बराबर। सिंबल जो है वो डिफिनिट मास, उस एलिमेंट के डिफिनिट मास को बताता है। डिफिनिट मास यानी कि ये इक्वल होता है एटॉमिक मास जब इसे हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देख लेते हैं कार्बन,
तो कार्बन एक एलिमेंट है, तो सी का मतलब क्या हो गया कि ये कार्बन एलिमेंट को दिखा रहा है। सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कार्बन एलिमेंट का कितना एटम है, तो 1 एटम है। उसके बाद अगर सिंबल देखे सी, तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, यहाँ केवल सी है, यानी कि कार्बन एटम का 1 मोल है, और 1 मोल कितना, तो 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन। और सिंबल सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्या कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन यानी कि ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास यूनिट, और इसे हम ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। 1.0655 × 10⁻⁻20 कितना था, -23। अब किस तरीके से एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो एटम जो है कुछ ही एलिमेंट का ऐसा एटम है जो कि नोबल गैस होता है। नोबल गैस मतलब वो जो है वो केमिकली अनरिएक्टिव होता है, दूसरे से रिएक्ट नहीं करता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है सिंगल एटम में। जैसे कि हो गया हमारा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि नोबल गैस है, जो कि अनरिएक्टिव, जिसे हम कहें बिल्कुल वो रिएक्ट नहीं करता है। तो इस कारण से लेकिन बहुत सारे जो एलिमेंट हैं वो केमिकली बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, यानी कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं सिंगल एटम के रूप में। तो एटम यूजुअली एग्जिस्ट करते हैं 2 तरीके से। पहला तरीका है इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, या फिर दूसरा तरीका है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्म में, या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो कैसे रहेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो तब होंगे, मतलब अगर यहाँ पे हम देखें कि आयोडीन का क्रिस्टल है जो कि बना हुआ है और आयोडीन मॉलिक्यूल से, तो हम इसके इंडिविजुअल एटम को नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, मतलब एक एटम को। लेकिन ये जब मिलकर के बहुत सारे एटम मिलकर के जब क्रिस्टल फॉर्म करता है, तो ये मिलियंस ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स का ये कलेक्शन है, तो इसे हम देख पाते हैं। उसी तरीके से अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसका सोडियम का अकेला या फिर क्लोरीन का अकेला एटम हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये जब कलेक्ट हो करके हमारा जो कॉमन साल्ट यानी नमक बनाता है तो इसे हम देख पाते हैं। अब मॉलिक्यूल्स होता क्या है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देखेंगे। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स होता है एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप जो कि बना होता है 2 या 2 से अधिक एटम से, और वो केमिकली एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। किस बॉन्ड से, तो कोवैलेंट बॉन्ड से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से ये मॉलिक्यूल्स हमारा बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एटम का जो कॉम्बिनेशन हो गया वो उसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एटम जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, बस कुछ को छोड़ करके। लेकिन ऐसा मॉलिक्यूल के साथ नहीं है, मॉलिक्यूल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो रिएक्टिव है ही नहीं, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, यानी ना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना ही निगेटिव चार्ज है, तो वो न्यूट्रल है, इस कारण वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, वो स्टेबल हो गया। तो यहाँ से हम डिफाइन क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स का, कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। यानी कि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस क्या होगा, हमारा एलिमेंट होगा या फिर कंपाउंड होगा जिसके पास प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस का, और वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, ये एटम के जैसा नहीं है। मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा या तो सेम एलिमेंट से, सेम एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से, या फिर डिफरेंट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। तो इस तरीके से 2 टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक ही एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होगा मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यानी कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में एक से अधिक टाइप के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि सिंगुलर एटम जो होगा वो केमिकली बाउंडेड होगा एक साथ, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें कि H2 जो है वो मॉलिक्यूल है, ये सिंगल एटम नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल बना तो ये स्टेबल हो गया, न्यूट्रल हो गया, ना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज ना ही निगेटिव चार्ज है, तो हाइड्रोजन को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे सिंगल एटम हाइड्रोजन का नहीं है। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो इन सब में 2-2 एटम से मिलकर
करके ये बना हुआ है। यहाँ पे जैसे फिगर में हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। अब ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर के बना होता है। तो ये O3 हो गया, यहाँ पे O3 मॉलिक्यूल्स, उसके बाद फॉस्फोरस हो गया तो P4 हो गया, सल्फर हो गया तो सल्फर S8 मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स है। तो ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेम एलिमेंट से बने हुए हैं, यहाँ पे ये कंपाउंड नहीं है। अब अगर हम एग्जाम्पल देख लें मेटल्स का, तो मेटल जो है वो सिंगल एटम से मिल, ऐसा नहीं कि वो सिंगल एटम है, लेकिन जब भी हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं इनके सिंबल से, तो इसमें हम 2, 3, 4 इस टाइप से नहीं लिखते हैं, बस इनका जो सिंबल है बस वही लिख देते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, मतलब मानते हैं जो हमारा मेटल है उसको बस उस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेपरेट फार्मूला से, मतलब इसका अलग अलग फार्मूला नहीं होता है हमारा एटम जो है। और एटम के अलावा एक और जो कार्बन एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, मतलब मेटल तो नहीं है, वो नॉन मेटल है, लेकिन इसको भी हम लोग केवल C सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ जो प्रॉपर्टी हो गया सॉलिड एलिमेंट का, ये इस कारण से नहीं है कि वो सिंगल एलिमेंट है, क्योंकि वो क्लस्टर ऑफ एटम्स है, यानी बहुत सारे एटम्स का ग्रुप। और इसे मतलब ये जो हमारा मेटल है इसको हम गैंट क्लस्टर भी कहते हैं, मतलब गैंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये बहुत भारी होते हैं, तो इस कारण से इसे गैंट मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी वन मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट में, उसे हम एटॉमिसिटी के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो भी नोबल गैस होगा, यानी कि जो अनरिएक्टिव होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन वगैरह हो गया, इसका जो मॉलिक्यूल्स है इसका एटॉमिसिटी नोबल गैस का 1 होता है। अब जितने भी मेटल हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, फेरस, इन सब का भी एटॉमिसिटी 1 लिया जाता है। तो ऐसा एटॉमिसिटी और कार्बन का भी 1 लिया जाता है। तो जिनका एटॉमिसिटी 1 होता है उसे हम मोनो एटॉमिक कहते हैं। अब हाइड्रोजन हमारा हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो देख सकते हैं H2 है, N2 है, O2 है, Cl2 है, Br2 है, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में 2 एटम्स होता है। तो इस कारण इसका एटॉमिसिटी क्या हो गया, 2 हो गया। और जिसका मतलब 2 एटम से मिलकर के जो एलिमेंट हमारा जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। अब कंफ्यूज नहीं होना है हमारे मेटल में जरूरी नहीं है कि एक ही एटम से वो बना है, लेकिन फिर भी वो मोनो एटॉमिक होता है, उसे हम कंसीडर कर लेते हैं मोनो एटॉमिक। अब ओजोन जो है वो 3 एटम से मिलकर के ओजोन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसका एटॉमिसिटी जो है वो 3 हो जाएगा, और इस कारण से ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब अगर फास्फोरस की बात करें तो यहाँ पे 4 एटम से मिलकर के फास्फोरस का मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो इसका एटॉमिसिटी जो है वो 4 हो जाएगा, और इसे टेट्रा एटॉमिक हम कहते हैं, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर हम सोडियम मतलब सॉलिड सल्फर की बात करें तो सॉलिड सल्फर जो है वो S8 इसका है, यानी कि 8 एटम है, इसमें सल्फर का एटम से मिलकर के ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इस कारण से जो एटॉमिसिटी हो गया सल्फर का वो हो गया ऑक्टा एटॉमिक, यानी एटॉमिसिटी 8, तो इसे हम ऑक्टा एटॉमिक कहेंगे। अब ये तो था हमारा मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में वैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक डिफरेंट टाइप्स के एटम्स प्रेजेंट होंगे और वो केमिकली कंबाइंड होंगे एक तरीके से। जैसे HCl की बात कर लें, हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके बाद H2O जो हमारा वाटर होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 अलग अलग एलिमेंट जो 2 अलग अलग जो एटम हैं वो मिलकर के यहाँ पे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक कंपाउंड वैसा होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल जो हो वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड, मतलब कोई भी कंपाउंड है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला हम लोग देखते हैं। तो केमिकल फार्मूला जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी मॉलिक्यूल के कंपोजिशन को, किसी भी सब्सटेंस में उस मॉलिक्यूल का कितना कंपोजिशन है, और इसे हम लोग सिंबल के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मॉलिक्यूल में सिंबल में हम दिखाते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट का फार्मूला अगर हम देखें तो उससे हमें आसानी से समझ में आएगा। तो
ये देख लेते हैं केमिकल फार्मूला है क्या, कि केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन विच सिंबल टेल्स अस द एलिमेंट एंड द सबस्क्रिप्ट यानी लोअर फिगर टेल्स अस हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। तो केमिकल फार्मूला जो हम लिखते हैं उसमें से सिंबल हमें बताता है कि जो मॉलिक्यूल है मतलब उसमें किस एलिमेंट का कंपोजिशन है, और उसके नीचे सबस्क्रिप्ट मतलब छोटा सा सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पे अगर H2 देखें तो ये जो 2 है ये सबस्क्रिप्ट है, ये हमें बताएगा कि यहाँ जो एटम है वो कितने प्रेजेंट है। तो यानी हाइड्रोजन का कितना एटम प्रेजेंट है, तो 2, ये सबस्क्रिप्ट हो गया, ये सबस्क्रिप्ट हमें बताया। और ये जो H है ये सिंबल बताया, मतलब ये जो एलिमेंट है वो किसका है, तो हाइड्रोजन का। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे 2H2 लिख दिए तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल। उसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला O2 का, N2 का, Cl2 का। तो कुछ यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ कॉमन एलिमेंट्स का। अब अगर कंपाउंड रहे यानी कि जिसमें एक से अधिक एलिमेंट के एटम प्रेजेंट रहे, इसका केमिकल फार्मूला हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी केमिकल सिंबल होता है जो हमें बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट से मिलकर के ये कंपाउंड बना है, और उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट रहता है यानी लोअर फिगर वो हमें बताता है कि कितने एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उसके कितने एटम्स यहाँ प्रेजेंट हैं। तो देखते हैं अगर H2O की बात करें तो H2O जो है हमारा, अगर H2O देखें तो यहाँ H2O जो है वो एक कंपाउंड हो गया। H2 जो था वो क्या था, तो एक मॉलिक्यूल था सिंपल, तो यहाँ पे कंपाउंड हो गया। अब ये जो कंपाउंड है इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम, और ऑक्सीजन के 1 एटम। और अगर हम इसका अगर ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल हो गया, अगर इसे हम 2 मॉलिक्यूल करते हैं तो यहाँ अगर हम आगे 2 लिख दिए तो ऐसा नहीं कि ये 2 केवल हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई हुआ यानी हाइड्रोजन 4 हो गया, ये ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 हो गया और ऑक्सीजन जो हमारा है वो 2 हो गया, यानी यहाँ दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, उसी तरीके से अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा और ऑक्सीजन हमारा 3 हो जाएगा। अगर 4 से, तो वैसे ही अगर आगे हम जैसे मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो वो चेंज होते रहेगा। तो यहाँ कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला दिया गया है, जैसे वाटर का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, इथेनॉल, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 हो गया। तो ये सब। अब आगे मॉलिक्यूलर मास की हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का वो मास होता है जिसे हम रिलेट करते हैं कार्बन 12 एटम के 12 यूनिट से। तो आगे पहले हम लोगों ने देखा था कार्बन 12 एटम के बारे में, अब इसको कैसे हम कंपेयर करेंगे। तो आगे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हाइड्रोजन जो है वो 2 है, इसका मतलब यहाँ जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का वो 2 टाइम्स हेवियर है किससे, 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। तो मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करते हैं हम लोग एटॉमिक मास यूनिट यानी कि U में। अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम इस मॉलिक्यूलर मास का, तो अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितना होता है, तो 1 यूनिट होता है। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 यूनिट है। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे वाटर में, यानी 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 यूनिट हो गया हमारा हाइड्रोजन का। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिट। तो अगर हम टोटल का मॉलिक्यूलर मास निकालें, यानी अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें किसका, तो मॉलिक्यूलर मास अगर हमें निकालना हो वाटर का, यानी वाटर का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें तो हाइड्रोजन का यहाँ पे हो गया हमारा 2 यूनिट प्लस ऑक्सीजन का हो गया 16 यूनिट, यानी 18 यूनिट हो गया हमारा वाटर का मॉलिक्यूलर मास, यानी H2O का। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास उसका निकाल सकते हैं, मतलब जो हमारा एटॉमिक यूनिट हमें पता है, उसके बाद कितने एटम वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो उस एटम से उसके एटॉमिक मास यूनिट में हम मल्टीप्लाई करके और उसके बाद जो आएगा उसे हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कुछ जो कॉमन एलिमेंट हैं, मतलब कुछ कॉमन एलिमेंट, कंपाउंड नहीं, एलिमेंट मतलब क्या है यहाँ पे, वो सेम एटम से बने हुए, तो कुछ कॉमन एलिमेंट है, इनका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है।
अब आगे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसमें आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे H2SO4 है तो हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का क्या होता है तो सल्फर का 32 होता है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना 16, तो 16 × 4 हो गया क्योंकि O4 है यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, क्या है H2SO4, तो H2SO4 हो गया। तो यहाँ हाइड्रोजन का जितना एटॉमिक मास होता है यूनिट, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फर में कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस सल्फर का जितना है उतना हम ऐड कर देंगे, और ऑक्सीजन का जितना होता है मतलब 16 होता है उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 64 हो गया। तो ये देख सकते हैं कि 2 + 32 × 64 यानी 98 यूनिट हो गया हमारा H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से इजीली हम लोग मॉलिक्यूलर मास किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फार्मूला, किसी भी सब्सटेंस के फार्मूला का क्या महत्व है, तो फार्मूला जो है वो उस सब्सटेंस का नाम हमें बताता है, वो हमारे उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को बताता है, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल उसमें है। उसके बाद 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के 1 मोल को बताता है, और ये रिप्रेजेंट करता है 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल उस सब्सटेंस के। उसके बाद फार्मूला हमें बताता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस किस एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। फार्मूला हमें बताता है कि एटम जो है वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। फार्मूला हमें उस सब्सटेंस के डिफिनिट मास को भी बताता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके मॉलिक्यूलर मास को बताता है, जिसे हम ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगर एग्जांपल देखें वाटर के फार्मूला का, तो वाटर का फार्मूला H2O है, यानी H2O जैसे ही हम देखेंगे समझ जाएंगे कि वाटर है तो वाटर बता दिया। अब H2O अगर केवल H2O लिखा हुआ है यानी 1 मॉलिक्यूल है, अगर 2 लिख दिया 2H2O तो यहाँ पे यानी कि 2 मॉलिक्यूल वाटर का हो गया। वही अगर 3H2O हो गया तो वाटर का 3 मॉलिक्यूल हो गया। तो ये हमें वाटर के 1 मॉलिक्यूल को बताता है जब ये सिंगल H2O हुआ। उसके बाद H2O जो है हमें बताता है कि ये 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है, एक एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो एलिमेंट के बारे में बताया। उसके बाद H2O हमें और क्या बताया, तो H2O हमें बताया कि यहाँ हाइड्रोजन का जो है वो कितना है 2 एटम है, और ऑक्सीजन का 1 एटम है इस कंपाउंड में। उसके बाद H2O हमें बताता है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर है। कब, जब इसका हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो 18 ग्राम वाटर है, और मॉलिक्यूलर मास जो है इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल हमें न्यूमेरिकल क्या समझिए कि क्वेश्चन ऐसे ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप पूछा गया है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होगा तो उसे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको जो भी इसमें बताया गया होगा वो समझ में आया होगा। तो आगे के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।